In the last video we studied the concept of real GDP and nominal GDP. तो अगर आपको नहीं पता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर से रेफ़र कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ टू डिस्कस नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री irrespective of it being earned within the domestic territory of the country or abroad. Okay, so let's take into consideration the various parts of this definition of national income. Now, what do we mean by national income first of all? तो national income वो income होती है जो किसी भी country के residents earn कर रहे हैं, चाहे वो उस country के political frontiers के अंदर earn कर रहे हों या उस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे डेफिनेशन में। द वेरी फर्स्ट इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। द थर्ड इज दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल थ्री कंसेप्ट्स. First of all, we will take into consideration the factor income concept. Now, what do we mean by factor income? तो आप दो तरीके की इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में. One is factor income and the other is transfer income. One is factor income and the other is transfer income. Now, what do we mean by both of these? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में या तो कोई प्रोडक्ट बनाया गया है या तो कोई सर्विस रेंडर की गई है. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लैंड प्रोवाइड करी है जिसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है. आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी हैं जिसके बदले में आपको प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं. आपने अपनी जो लेबर है वो प्रोवाइड करी है प्रोडक्शन में जिसके बदले में आपको वेजेस या सैलरीज मिल रही हैं. या आपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है. दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स which are productive in the production process and they are leading into the production of some kind of good or service, then that income is termed as factor income. यानी कि वो इनकम जिसके बदले में या तो आपने कुछ प्रोड्यूस किया है या तो आपने कोई सर्विस रेंडर करी है. तो कौन सी फैक्टर इनकम्स हो गई आपकी? वो इनकम्स जो आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी है. दैट मीन्स रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज और इंटरेस्ट. The second type of income is transfer income. Now, what do we mean by transfer income? तो ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में ना तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमी में, ना ही कोई सर्विस रेंडर की गई है. यानी कि ये किस तरीके की इनकम है? ये वन वे इनकम है आपकी, ठीक है, जिनके बदले में आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया गया है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गिफ्ट्स मिल गए हैं, आपको कोई ग्रांट्स मिल गई हैं, कोई डोनेशंस मिल गई हैं, कोई स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ इनकम्स आर टर्म्ड एज ट्रांसफ़र इनकम, जिनके बदले में आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर नहीं किया है. इसीलिए हम बात करते हैं नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन हेयर, ठीक है. हमने जीडीपी की कॉन्सेप्ट जब किया था उसमें मैंने आपको बताया था वी ओनली टेक इन टू कंसिडरेशन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर. तो हम यहाँ पर नेशनल इनकम भी वो इनकम काउंट करेंगे जिसके बदले में कोई प्रोडक्शन हुई हो, जिसके बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इस साल के अंदर हुई हो, ठीक है. सो फैक्टर इनकम इज़ द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड कंसेप्ट. ओके, सो बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. तो अभी हमने बात करी थी कि आपकी जो इनकम है वो या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई हो या फिर आपके अब्रॉड में वो प्रोड्यूस की गई हो, ठीक है. या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो या अब्रॉड में प्रोड्यूस की गई हो.
तो फैक्टर इनकम अगर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई होगी तो वो आपका डोमेस्टिक रेंट हो जाएगा, डोमेस्टिक इंटरेस्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रॉफिट्स हो जाएंगे, डोमेस्टिक वेजेस एंड सैलरीज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इंसान जो रेजिडेंट है आपकी कंट्री का वो इनकम अर्न कर रहा है बाहर से, अब्रॉड से अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। यानी कि अगर उसकी कोई लैंड किसी अब्रॉड में है, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, तो वहाँ से जो रेंट रिसीव हो रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने अपनी कोई ब्रांच ओपन की हुई है दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वहाँ से जो उसे प्रॉफिट्स रिसीव हो रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड अंडर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी रेजिडेंट ने, इंडियन रेजिडेंट ने किसी बाहर के कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कैपिटल अपना लगाया हुआ है, तो उसके बदले में जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। चलिए, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, एंड दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। द सेकेंड टर्म which we need to take into consideration is factor income to abroad. Factor income to abroad. Now what is factor income to abroad? तो हो सकता है किसी बाहर के रेजिडेंट ने, यानी किसी और कंट्री के रेजिडेंट ने आपकी कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो आपको अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस रेजिडेंट को, जो कि आपका दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, उसे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। सो दैट विल बी टर्म्ड अंडर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि अब आप पेमेंट कर रहे हैं उस फैक्टर इनकम की। ऐसे ही अगर किसी रेजिडेंट जो कि दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उस पर जो उसको रेंट रिसीव हो रहा होगा, यानी कि इंडियन ने जो उसे रेंट पे किया होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि आपकी फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है, ठीक है। So let us understand the second concept which is the income earned by the resident, ठीक है। अब हम बार बार कह रहे हैं ये इनकम रेजिडेंट ने अर्न करी होनी चाहिए, रेजिडेंट ने अर्न करी होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के लिए आपको दो कंडीशंस ध्यान रखनी है। सबसे पहली, एक तो जो इंसान है वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री के अंदर रिसाइड कर रहा हो, ठीक है, फॉर मोर देन अ ईयर ही इज़ बीइंग रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, प्लस हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। एक उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है दैट ऑल्सो लाइज इन द सेम कंट्री। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, यानी कि उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसी कंट्री के अंदर परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, so all of these economic activities are being performed by the person in that particular country only. So who is a resident? Resident is a person who resides in a country for more than a year and his economic interest also lies in the same country. उसका जो economic interest है, जो भी उसकी economic activities हैं, all are being performed in that given country. I hope this is clear to everyone. Now you need to understand the difference between resident and a citizen. Okay? So who is a citizen? सिटीजनशिप इज़ अ लीगल टर्म, ठीक है। आप एक इंसान को सिटीज़न क्या कब कहते हैं, इंडिया का सिटीज़न आप कब कहेंगे उसे? या तो वो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ हो, ठीक है, या तो वो पैदा ही इंडिया के अंदर हुआ हो, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में बॉर्न हुआ हो, लेकिन इंडिया ने उसको हमारी सिटीजनशिप जो है वो लीगली प्रोवाइड कर दी हो, ठीक है। सो सिटीजनशिप इज़ अ लीगल टर्म जो आपको या तो पैदा होने के साथ मिल जाती है किसी भी कंट्री में, या फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने के बाद आप उसके काबिल बन जाते हैं, ठीक है। बट आप रेजिडेंट कब बनते हैं किसी कंट्री के? अगर आप उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो और आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उसी कंट्री के अंदर हो रही हों। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपका रेजिडेंट है वो उस कंट्री का सिटीज़न भी हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ चाइनीज़ पर्सन, ठीक है, एक चाइनीज़ इंसान है जो इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है और यहीं पर वो अपना काम करता है, यहीं पर ही खाता पीता है, सोता है, सब चीज़ें उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सब यहीं पर इंडिया में ही लाई करता है। बट ही इज़ अ चाइनीज़, ठीक है, वो चाइना से बिलोंग करता है, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, क्योंकि लीगली उसको वो स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया है। ना तो वो इंडिया में पैदा हुआ था, ना उसने वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करी हैं टू बिकम एन इंडियन सिटीज़न,
Okay, so he is a China citizen, but he is a resident of India. I hope this is clear to everyone, difference between the citizen and resident. Next, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज दैट फैक्टर इनकम, ठीक है, वो फैक्टर इनकम जो कि रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे अब आपका इंडिया है, सो इंडिया की जो भी हमारी बाउंड्री है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, नहीं तो क्वेश्चंस हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में। तो जितना भी मतलब हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री है, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी 3 या 4 हमारी और कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, हमारे मिलिट्री कॉन्सुलेट्स हो गए हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर हमारी जो एम्बेसीज़ हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर हमारा कोई एयरक्राफ्ट्स हैं, शिपिंग वेसल्स हैं जो कि हमारे रेसिडेंट ओन कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी 2 कंट्रीज़ के बीच में जो है ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हमारी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। और भी बहुत सारा कुछ इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी हमारा पोर्शन जो होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। सो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर बीइंग अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, वो नेशनल इनकम में काउंट होगी अगर वो हमारे रेजिडेंट ने अर्न करी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो इनकम है वो या तो इंडिया के अंदर अर्न की गई होगी, ठीक है, या इंडिया से बाहर अर्न की गई होगी, लेकिन अर्न किसने करी होगी? हमारे रेजिडेंट ने अर्न करी होगी। ओके, सो नेशनल इनकम इज सिंपली द फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? जो हमारे रेजिडेंट हैं उन्होंने अर्न करी होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया में करी है चाहे बाहर करी है, अब्रॉड में, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें जीडीपी के साथ, अगर इसको हम जीडीपी के साथ कॉन्ट्रास्ट करना चाहें तो जीडीपी में क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, यानी कि जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है सिर्फ वो हमारी काउंट होगी किसमें? इंडिया की जीडीपी के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो हम इंपोर्ट्स होते हैं वो एक्सक्लूड करते हैं जीडीपी में से। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो अगर आप बात कर रहे हो डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, या आप जीडीपी की बात कर रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक इनकम की अगर आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जीडीपी की बात कर रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी की बात कर रहे हो या आप एमडीपी की बात कर रहे हो, योर डोमेस्टिक इनकम और योर जीडीपी ओनली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, यू विल बी टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। यानी कि जो इनकम है, चाहे वो हमारे रेजिडेंट ने अर्न करी हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी हो, लेकिन अर्न किसने कहाँ पर होनी चाहिए? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि इंडिया के अंदर ही वो अर्न होनी चाहिए। दूसरा है हमारा नेशनल इनकम विच इज़ एनएनपी, ठीक है। सो जो नेशनल इनकम है ये यहाँ पे आपको इसको रिलेट करना है रेजिडेंट के साथ, यानी कि ये वो इनकम है जो रेजिडेंट ने अर्न करी है इंडिया की, चाहे इंडिया के अंदर करी है चाहे इंडिया के बाहर करी है। आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या है? ये वो फैक्टर इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के अंदर ही अर्न हो रही है, चाहे वो रेजिडेंट ने अर्न करी हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न करी है, इंडियन रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे वो इंडिया में करी हो चाहे वो इंडिया से बाहर करी हो। आई होप ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। चलिए, तो अभी हम ये सब फार्मूलाज वगैरह समझते हैं कि कैसे ये फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं। ये आपके यूजीसी नेट के पेपर के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हम ढंग से कर लेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री irrespective of it being earned within the domestic territory of the country or abroad, ठीक है। यानी कि ये वो फैक्टर इनकम है, ये वो इनकम है जिसके बदले में आपने या तो कोई प्रोडक्ट बनाया हो या आपने इसके बदले में कोई सर्विस रेंडर करी हो,
और ये इनकम अर्न किसने करी है? रेजिडेंट ने अर्न करी है, यानी कि वो इंसान जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है और अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंडिया के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, चाहे वो इंडिया में अर्न करी गई हो इनकम, चाहे वो इंडिया से बाहर की गई हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका नेशनल इनकम का? इट इज़ NNP at FC, विच इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या मेंशन कर रहे हैं? फैक्टर इनकम अर्न, ठीक है, यानी कि ये वो पेमेंट है, ये वो कॉस्ट है जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, विच इज़ रेंट, आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। सो इट इज़ मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इसके अंदर अभी आपके ना तो टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ना ही इसमें से आपने अपनी सब्सिडीज़ जो है वो एक्सक्लूड करी हैं, ठीक है, ना ही आपने इसमें कोई टैक्सेस लगाए हैं, ना ही आपने सब्सिडीज़ की वैल्यू यहाँ पर माइनस करी है। आपने सिंपली फैक्टर कॉस्ट के ऊपर इसको मेजर करना है, नेशनल इनकम को, ओके। वहीं अगर हम GDP की बात करें तो GDP वॉज मेजर्ड एट मार्केट प्राइजेस, हमने कहा था इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एट मार्केट प्राइजेस, जिसमें आपके टैक्सेस इंक्लूडेड हैं और आपकी सब्सिडीज एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDP at FC, ठीक है। व्हाट इज NDP at FC? दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप इनकम को जब भी मेजर कर रहे हैं तो आप फैक्टर कॉस्ट पर ही मेजर करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट किसको करते हैं? आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही पेमेंट करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसके अंदर आपके ना तो टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ना ही आपकी सब्सिडीज एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, नाउ लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन दीज 3 फार्मूलाज, ठीक है। अभी 3 फार्मूलाज मैं आपको एकदम इन डिटेल समझा दूंगी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब एक होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहना चाहें इकोनॉमिक्स में, सो इट इज़ सिंपली द एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जब आप कैपिटल स्टॉक में एडिशन करते हैं या आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल गुड्स के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं, देन दैट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। चलो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तरीके से हो सकती है। आपके हाउस होल्ड्स कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर रेजिडेंशियल प्लेसेस, ठीक है। एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है फर्म्स के द्वारा, विच इज़ इन दी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट्स के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, मशीनरी वगैरह के अंदर, टूल्स इक्विपमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज़ दी इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किसमें करती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो वो करती है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर, लाइक डैम्स कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स हो गए आपका। सो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो डन बाय द फर्म्स। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो पैसा जो आपने अपने स्टॉक के अंदर लगा रखा है, ठीक है, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। कल को आपका वो चीज़ बिकेगी, उससे आपको पैसा आने वाला है, प्रोडक्टिव है वो आपके लिए। सो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। So there are 4 kinds of investment in an economy. First is residential construction investment, second is business fixed investment, third is public investment and fourth is inventory investment. Okay, चलिए, तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट इज सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल स्टॉक में एडिशन की, यानी कि सिर्फ कैपिटल गुड्स के अंदर जो हमने पैसा लगाया है, उसकी अगर हम बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो आपके कैपिटल स्टॉक होता है या जो कैपिटल गुड होता है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट करती है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाती है, चाहे नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से हो, चाहे पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हो, चाहे ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हो, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, उसकी वजह से हो, तो डेप्रिसिएशन तो लगता ही है आपके कैपिटल स्टॉक के ऊपर या कैपिटल एसेट्स के ऊपर। तो अगर मैं इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू जो है कम हो रही है मेरी मशीनरी की या मेरे कैपिटल एसेट्स की, उसको जब मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, यानी कि मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है,
वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपने सोलो मॉडल के अंदर भी ध्यान से देखा होगा नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आप देखते हो वहाँ पर कि आपकी डेप्रीसिएशन के बराबर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसका मतलब आप किस पे पहुँच चुके हो, स्टेडी स्टेट के ऊपर पहुँच चुके हो, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम कभी इन फ्यूचर करेंगे, सोलो मॉडल भी, पर अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही समझाना चाहती थी दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट इन्वेस्टमेंट। इससे हमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मिलता है विच इज़, अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है, ठीक है, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है देन वी विल हैव टू माइनस द डेप्रिसिएशन, ठीक है, वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे ही अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है देन आई विल हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है, मुझे ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा नेट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेट मी रब दिस। यस, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। चलो, तो एक होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम, एक होती है आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो आपके रेजिडेंट ने अर्न करी है या आपके नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी है, लेकिन आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो अर्न होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इट इज़ दैट इनकम विच इज़ बीइंग अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग अर्न बाय द रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो आपके रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे वो इंडिया में करी हो चाहे वो इंडिया से बाहर करी हो, ठीक है। यानी कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में करी हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर करी हो। चलो, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आएंगी हमारी। सो इट इज़ दी इनकम अर्नड बाय दी रेजिडेंट, ठीक है, ये जो रेजिडेंट ने अर्न करी है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके। दूसरी जो हमारी नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें हमारी डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। ऐसे ही अब हम नेशनल इनकम को देखते हैं। नेशनल इनकम हमारी अर्न करी है रेजिडेंट ने या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये समझ में आ रहा है सबको? नेशनल इनकम वो इनकम है जो रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो रेजिडेंट ने अर्न करी है चाहे नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी है, लेकिन कहाँ अर्न करी होनी चाहिए? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब आप इन दोनों को देखो, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ यहाँ पर। यस, अगर आप इसको देखो, ठीक है, इस वाले आइटम को देखो और इस वाले आइटम को देखो, तो ये तो कॉमन है आपका डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम में भी, ठीक है। सो डोमेस्टिक इनकम में भी आपकी रेजिडेंट ने जो अर्न करी है डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम आती है, नेशनल इनकम में आपकी जो रेजिडेंट ने अर्न करी है डोमेस्टिक टेरिटरी में वो भी आती है। यानी कि दिस टर्म इज कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ इनकम्स, ठीक है, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो। फर्क कहाँ आ रहा है? इन दोनों के अंदर फर्क आ रहा है। दिस इज द income earned by the non-resident in the domestic territory and this is the income earned by the resident in outside the domestic territory, ठीक है। अब ये दोनों हैं क्या एक्चुअली? ध्यान से देखो, this is factor income from abroad, factor income from abroad, और ये कौन सी इनकम है? this is factor income to abroad, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? वो इनकम जो आपके रेजिडेंट ने अर्न करी है बाहर की किसी कंट्री से, ठीक है, अब्रॉड से जो उसने इनकम अर्न करी है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या थी? वो इनकम जो आप पे कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को, ठीक है। सो ये समझ में आ गया आपको? दिस इज द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाना है, ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी नेशनल के अंदर, तो डोमेस्टिक में ये चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी। सो यू विल ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है।
और ये चीज़ डोमेस्टिक में एक्स्ट्रा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये नेशनल में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, सो दिस मस्ट हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं तो इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाना है सो यू विल हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम जो आपको अब्रॉड से मिल रही है उसको ऐड कीजिए, जो आप पेमेंट कर रहे हो फैक्टर इनकम की नॉन रेजिडेंट को उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा तो क्या करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करनी पड़ेगी और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको ऐड करनी पड़ेगी, दैट मीन्स यू विल सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट NFIA, ठीक है। तो यही आपका सेकंड फार्मूला भी है यहाँ पर कि अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे देखते हैं अब हम। थर्ड फार्मूला इज MP से FC। नाउ व्हाट इज MP एंड व्हाट इज FC? MP इज मार्केट प्राइस, FC इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलो अब आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर कॉस्ट है इट इज़ दैट इनकम जो आपने या इट इज़ दैट पेमेंट जो आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करी है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो भी आपने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो भी आपने पेमेंट करी है, दैट इज टर्म्ड एज फैक्टर कॉस्ट। अब आपके इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हो, ठीक है, यानी कि आपके GST को आप ऐड करते हो और जो भी आपने सब्सिडीज़ आपको मिली होंगी, ठीक है, जो भी आपने सब्सिडीज़ मिली होंगी, चाहे आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिली हो या प्रोडक्शन की किसी भी तरीके की सब्सिडी मिली हो, वो आपको यहाँ पर अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, आपका MRP, जिसको आप एक्चुअली सेल, जिसके ऊपर आप एक्चुअली सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को, एंड दैट MRP इज नोन एज द मार्केट प्राइस, जिसके ऊपर एक्चुअली कंज्यूमर परचेज करने वाला है। तो आपने MRP में देखा भी होगा, अगर किसी प्रोडक्ट के पीछे देखा हो आपने, MRP में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, ठीक है। सो दैट मीन्स MP मार्केट प्राइस हैज़ ऑल द GST इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, GST का अमाउंट उसके अंदर इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर इंक्लूडेड है, और कोई भी प्रोडक्शन में अगर सब्सिडी मिली होगी तो वो उसके अंदर से माइनस हो चुकी है, ठीक है। सो अगर आपको FC से MP में जाना है यू विल हैव टू ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट सब्सिडीज, और इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज NIT विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर आपको FC से MP में जाना है, अगर आपको MP से FC में जाना है यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। आई होप ऑल दीज 3 फार्मूलाज आर क्लियर टू यू नाउ। अब देखिए यहाँ पर नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं ये अब हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपसे इन डिटेल क्वेश्चंस पूछने लग गया है UGC नेट, तो हम इसको इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं आपके, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है आपका इनकम मेथड, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो प्रोडक्ट मेथड बहुत सारे नामों से जाना जाता है, विच इज़ वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, एक ही तरीके के मेथड हैं जिसको हम पॉपुलरली वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो सेकंड है आपका इनकम मेथड, जिसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नेम है नहीं, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है विच इज़ आउटले मेथड, ठीक है। तो इसको हम आउटले मेथड भी कहते हैं। तो अगर हम वैल्यू एडिड मेथड से, हमारा वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, GDP एट MP, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाते हैं हमें GDP एट MP निकलता है, पर हमें तो क्या चाहिए, नेशनल इनकम, दैट मीन्स वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस GDP एट MP इनटू NNP एट FC, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज ग्रॉस, दिस इज नेट, सो ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाते हैं, प्लस NFIA, दिस इज MP, दिस इज FC, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं, माइनस NIT, ठीक है। यानी कि आपको GDP एट MP जो इस फॉर्मूला से निकल कर आएगा
उसमें से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, NFIA उसमें जोड़ना है और NIT उसमें से आपको माइनस करना है, तो आपको आपकी नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इनकम मेथड की बात करो तो इनकम मेथड में आपको मिलता है NDP at FC। NDP at FC इज द डोमेस्टिक इनकम। तो NDP at FC को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे NNP at FC के अंदर? दिस इज नेट, नो नीड टू चेंज। दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाते हैं? प्लस NFIA। दिस इज प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट सेम, और कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगी इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के बाद, उसमें आपको NFIA जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको अगेन क्या मिलता है? GDP at MP। तो GDP at MP को कैसे कन्वर्ट करना है? सेम जैसे वैल्यू एडेड मेथड में हमने किया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दी कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आप देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज प्रोडक्ट अप्रोच। तो मैं आपको बता देती हूँ इंडिया के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ होती हैं। इंडिया में 2 अप्रोचेज यूज़ होती हैं नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए या GDP फाइंड आउट करने के लिए, विच इज़ प्रोडक्ट अप्रोच एंड द सेकेंड इज इनकम अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच आपकी यूज़ नहीं की जाती है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर आपकी इनकम अप्रोच यूज़ होती है और कौन कौन से सेक्टर्स की कैलकुलेशन में आपकी प्रोडक्ट मेथड यूज़ होता है। ठीक है, या वैल्यू एडेड मेथड यूज़ होता है, वो अभी थोड़ी देर के बाद हम समझेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सो प्रोडक्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? आपको मिलता है यहाँ से वैल्यू एडेड, या जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं GVA at MP के नाम से। ठीक है, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जब भी आप फाइंड आउट करते हैं ना वैल्यू एडेड मेथड से GDP, तो आप हर सेक्टर का अलग अलग से वैल्यू एडेड निकाल लेते हो ना। व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? सिंपली वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपने कोई इनपुट्स लगाए हैं, कोई रॉ मटेरियल लगाए हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया होगा उस इनपुट्स के अंदर, उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया होगा टू मेक अ फाइनल आउटपुट, टू मेक अ फाइनल गुड और अ फिनिश गुड। तो जो भी आपने बीच में एडिशन करी है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट एडिशन इज सिंपली नोन एज वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडेड। ठीक है, तो हर सेक्टर ने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इन जनरल, तो इन सारे सेक्टर्स की अलग अलग से आप वैल्यू एडेड निकालते हो, सबके वैल्यू एडेड को ऐड कर देते हो तो आपको GDP मिल जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला देख लेते हैं। हर फर्म का आप अलग से वैल्यू एडेड निकालेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे तो आपको आपका GDP मिल जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? यानी कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो भी आपने आउटपुट निकला, जो भी आपका फिनिश गुड है, उसकी जो वैल्यू है उसमें से आपको माइनस करनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये मैंने आपको GDP में समझाया था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स पे जो आपने खर्चा किया, यानी कि आपके इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल्स पे जो आपने खर्चा किया है, वो क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो दिस इज सिंपली वैल्यू एडेड क्या है? आपका आउटपुट की वैल्यू माइनस आपके इनपुट की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट की वैल्यू माइनस करते हो तो आपको आपका वैल्यू एडिशन मिल जाता है। यही मैंने आपको बताया, इनपुट्स में जो भी आपने ऐड ऑन किया है उससे जो ट्रांसफॉर्म होकर आपका प्रोडक्ट निकला, दैट विल बी वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो इस आउटपुट में से इस इनपुट की वैल्यू आप माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऐड मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया गया हो तो कैसे कैलकुलेट करना है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स क्या है? सेल्स क्या होता है? यानी कि आपने जो भी बेचा है, अब आपका पूरा आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? वो जो आपने बेच दिया प्लस जो आपके पास स्टॉक बच गया प्लस जो आपने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक के साथ साथ आप ये भी लिख लीजिए फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल आप एक फार्मर की बात कर रहे हो, फार्मर ने कुछ क्रॉप प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो जो भी उसने क्रॉप प्रोड्यूस करी वो उसका पूरा आउटपुट है, उसकी कुछ वैल्यू होगी मार्केट के अंदर। तो अगर वो मुझे पता ना हो कि कितनी उसकी वैल्यू है तो मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ? जो भी उसने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया होगा उस आउटपुट में से, उसकी वैल्यू, प्लस जो भी उसने बेचा होगा उसकी वैल्यू, प्लस जो उसके पास स्टॉक बच गया होगा उसकी वैल्यू। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगी फार्मर की। तो वही हमने करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है,
अगर आपको सेल्स भी ना दे रखी हो तो सेल्स कैसे आप निकालेंगे, जो आपकी डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है, जो आपने अपनी इकोनॉमी में सेल्स करी होगी वो, प्लस एक्सपोर्ट्स जो आपने किए होंगे यानी कि अब्रॉड में जो आपने सेल्स करी है उनको आप ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, यानी कि जो आपका एंड में, साल के एंड में आपके पास जो स्टॉक बच गया है उसमें से आपको माइनस करना है कि साल की स्टार्टिंग में आपका कितना स्टॉक था, तभी तो पता चलेगा ना कि आपका चेंज कितना आया है स्टॉक के अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल की वैल्यू अगर आपको ना दी हो तो कैसे निकालनी है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स करके, यानी कि जो आपने डोमेस्टिकली अपनी इकोनॉमी में से जो भी इनपुट्स खरीदे होंगे प्लस जो इनपुट्स आपने इंपोर्ट करे होंगे। ओके, चलो, सो दिस ऑल इज अबाउट द प्रोडक्ट अप्रोच टू मेजर द नेशनल इनकम। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स में हमारा प्रोडक्शन अप्रोच यूज़ की जाती है। ये आपका PYQ भी है। ठीक है, सो द एस्टिमेट्स ऑफ GDP इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, forestry and lodging, fishing, mining and quarrying, registered manufacturing and construction are based on production approach। तो ये सारे सेक्टर्स आपको याद रखने हैं। एग्रीकल्चर 1, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग 2, फिशिंग 3rd, माइनिंग एंड क्वेरिंग 4th, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन 5th। ठीक है, तो आपका ये सारे के सारे जो हैं ये आपको इंक्लूड करने हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन अप्रोच के अंदर। तो इंडिया में प्रोडक्शन अप्रोच इन सेक्टर्स के अंदर यूज़ होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज इनकम अप्रोच। अब इनकम अप्रोच क्या है, आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है इससे। अब इसमें कौन कौन सी इनकम आ जाएगी, देखो, एक तो इनकम आपको मिलती है बिजनेस करने से, ठीक है, एक इनकम आपको मिलती है कहीं पर एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, अगर मतलब आप किसी के अंडर जाकर काम कर रहे हो वहाँ से। एक आपको पैसा मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, यानी कि आप अपना ही कुछ छोटा मोटा सा काम शुरू कर बैठ गए हैं, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। या फिर आप अपनी कोई फैक्टर सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करते हो, यानी कि लैंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो, तो उससे आपको कहीं से पैसा जो है वो मिल सकता है, इनकम आपको मिल सकती है। तो देखो यही है आपकी इनकम अप्रोच। सबसे पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, COE। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, वो पैसा जो आपको कहीं पर एम्प्लॉयमेंट से मिल रहा है, यानी कि आप किसी के अंडर जाकर काम कर रहे हो और आप अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, उस लेबर के बदले में जो भी आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि वेजेस एंड सैलरीज जो आपको कैश में मिल रही हैं, वेजेस एंड सैलरी जो आपको काइंड में मिल रही हैं, काइंड में, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, जो भी, ठीक है, ये सब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड क्या हो गया कि आपको कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा दी है उन्होंने, या आपको कोई कार अलाउंस वो दे रहे हैं, ये सब आपका इन काइंड में चला जाएगा। सो ऑल ऑफ द कॉम्पनसेशन या ऑल ऑफ द पेमेंट दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न फॉर गिविंग योर लेबर, जो आप अपना लेबर दे रहे हो उसके बदले में जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, जो आपको अपने ऑपरेशंस से पैसा मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आप जब अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, आपने अपनी लैंड दे दी, या आपने अपनी कैपिटल दे दी, या आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर दी, इन सब से जो पैसा मिलेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, लैंड से क्या मिलेगा, रेंट, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा आपका किसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। एक और चीज़ है आपकी इसमें रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ फीस दैट यू गेट जब आप अपनी कोई भी एसेट को किसी को दे देते हैं, ठीक है, उसका जो राइट है यूज़ करने का आप किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको उससे कुछ जो भी फीस मिलती है वो रॉयल्टी। जैसे आपने कोई बुक पब्लिश करवा दी है, तो उस बुक जब भी वो बुक बिकेगी तो उसके बदले में आपको हर बुक के बिकने पर आपको कुछ फीस मिलती है, दैट इज़ रॉयल्टी। ठीक है, चलो, तो ये भी आपका क्या है, आपकी फैक्टर सर्विस आपने प्रोवाइड करी है, उसके बदले में मिल रही है, सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया पेपर में, तो प्रॉफिट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट इज सिंपली, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, किसी भी बिजनेस से आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो इस प्रॉफिट में से आपको सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या पे करना पड़ता है, प्रॉफिट टैक्स, अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, वो आपने टैक्स पे कर दिया, तो दिस विल बी EBIT। ठीक है, आपका
सॉरी EBT, सॉरी EAT हो गया ना आपका, आफ्टर टैक्स है, दिस इज EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। आपने अपना टैक्स पे कर दिया है तो वो आपका हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको मैं ना अच्छे से समझा देती हूँ प्रॉपरली। तो सबसे पहले तो जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है, आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, दिस इज EBIT है ना, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना तो आपने कोई अपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, ना ही आपने अभी टैक्स पे किया है अपने प्रॉफिट पे। तो इसमें से आप सबसे पहले माइनस करते हो आपका इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी आपने बोरोइंग्स ले रखी होगी, डेट ले रखा होगा, उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आप पे करोगे पहले। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है आपका EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले जो आपके पास अर्निंग है। इसके बाद आप पे करते हो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जब आपने पे कर दिया तो वो क्या हो जाता है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो भी आपको टैक्स भरने के बाद पैसा बच रहा है, प्रॉफिट्स बच रहा है। अब इस पैसे को आप डिविडेंड्स की फॉर्म में क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। डिविडेंड क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। जो भी आप शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डिविडेंड। तो कुछ पैसा आपने डिविडेंड की फॉर्म में दे देते हो और कुछ पैसा आप रिटेन कर लेते हो अपने बिजनेस के अंदर फॉर दी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कुछ पैसा आप बचा लेते हो प्रॉफिट का दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप ग्रो कर पाएँ। सो अब आप देखो इसको ध्यान से, अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो आप किस किस चीज़ों को ऐड करोगे, ठीक है। सो यू विल सिंपली ऐड द कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी आपने टैक्स की फॉर्म में पैसा दिया है प्रॉफिट का, प्लस जो भी पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्लस जो भी पैसा आपने रिटेन कर लिया है अपने बिजनेस के अंदर फॉर दी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था एक और इनकम होती है कि आप खुद से एम्प्लॉयड हैं, आपने अपने ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे हैं और उससे आप कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, आप खुद से एम्प्लॉयड हैं, उससे जो भी आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी मिक्स्ड इनकम। जैसे अगर आप एक रिक्शा पुलर हैं, या आपने कोई जूते की दुकान खोल ली है, या आप कोई वो है कॉबलर हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा सा काम आपने खोला हुआ है, सो ऑल ऑफ दैट विल बी इंक्लूडेड इन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सबको जब आप ऐड कर देंगे आपको मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। फिर इस डोमेस्टिक इनकम को आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो इनकम अप्रोच आपकी कौन कौन से सेक्टर्स में लगती है। तो इनकम अप्रोच आपकी यूज़ की जाती है अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ डिवेलिंग, बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर है बेसिकली वो आपका किस में जाता है, इनकम अप्रोच में, और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग आपकी किस में जाती है, इनकम अप्रोच में जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपकी दिक्कत भी थी PYQ के अंदर, वहाँ पर शायद अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग आपका इनकम में नहीं दिया हुआ था, किसी और अप्रोच में उसका आंसर दिया हुआ था, बट ये इनकम अप्रोच में आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है, आपका जो भी प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, देखो जो भी आपने प्रोडक्शन करी है, इस प्रोडक्शन से आपने इनकम कुछ जनरेट करी होगी, आपने इस प्रोडक्शन को बेचा होगा, इस प्रोडक्ट को बेचा होगा, उससे आपको कुछ इनकम मिलेगी। उस इनकम से आप अब पेमेंट करोगे किसको, आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, ठीक है। लैंड को आप रेंट दे दोगे, देन कैपिटल को इंटरेस्ट दे दोगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दोगे, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज दे दोगे, ठीक है। सो यू विल सिंपली डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम, ठीक है। सो फर्स्ट इज द प्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो भी आपको पैसा अर्न होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको कुछ ना कुछ कंजम्पशन भी करनी होगी, कुछ ना कुछ खाना पीना पहनना कुछ होगा, तो ये पैसा जो इन्होंने कमाया है फैक्टर इनकम के थ्रू, इसको अब ये मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, विच इज़ नोन एज डिस्पोजिशन, ठीक है। डिस्पोज ऑफ कर देंगे वो अब इस पैसे को मार्केट के अंदर। तो अब आप ध्यान से देखो, जो भी आपकी प्रोडक्शन हुई थी वही, उससे जो इनकम जनरेट हुई थी वही आपकी आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई,
और वही इकोनॉमी के अंदर क्या हो गई, स्पेंड भी हो गई। ठीक है, तो आप तीनों मेथड से क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम निकाल सकते हो। प्रोडक्शन के लेवल पर भी, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुई आपके लोगों के बीच में इनकम, तब भी, या जब लोगों ने खर्च करी तब भी, तीनों से ही आंसर आपका सेम आएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द इनकम ऑफ द पीपल एंड दैट इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आपकी नेशनल इनकम आप किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो अब देखो एक्सपेंडिचर में आप क्या देखोगे, किस किस का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का, गवर्नमेंट का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, सबका खर्चा आपका किस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। ठीक है, चलो सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका होता है, हाउस होल्ड्स का प्लस एनपीओज का। ठीक है, जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन सबका जो खर्चा है दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी आपका गवर्नमेंट ने खर्चा कर रखा है अपनी कंजम्पशन के ऊपर, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस वन। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, विच इज सिंपली इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो भी खर्चा कर रहे हैं आपके हाउस होल्ड, फर्म और बिजनेसेस, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, देन फर्म्स किस में करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन आपकी गवर्नमेंट किस में करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और लास्ट आपका क्या था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इंक्लूड हो जाएंगी, इन पे भी तो आप खर्चा कर ही रहे हो ना, पैसा आपका लग ही रहा है, सो ऑल ऑफ दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है अब आपका, दिस इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि जो भी खर्चा आपके प्रोडक्ट के ऊपर बाहर के लोग कर रहे हैं माइनस जो भी खर्चा आप कर रहे हो दूसरों की प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर जो भी खर्चा किया गया है, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुआ हो, वो आप इंक्लूड करोगे आपके जीडीपी में। जो भी खर्चा आपने किया है दूसरों के प्रोडक्शन के ऊपर, दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीडीपी। यही मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट्स हम इंक्लूड करते हैं, इम्पोर्ट्स हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, सो अगर आप इन सब खर्चों को ऐड कर देंगे आपको क्या मिलेगा, जीडीपी मिल जाएगा, देन अगेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू नेशनल इनकम। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर अप्रोच भी। चलिए, सो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, नेशनल इनकम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लेकर आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, किसी भी पेपर की आप बात कर लो, चाहे आप IAS कह लो, चाहे आप IAS कह लो, चाहे आप UGC नेट कह लो, किसी भी पेपर में जब यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में से क्वेश्चन आता ही है। तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो जितने ज़्यादा इस पर लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी आपको ये वाली वीडियो देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।